Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर और यहाँ पे हम इस सीरीज में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टील स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड लेवल के आ सकते हैं वो सारे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें रखते हैं उनको नोट डाउन करें और साथ में अपने स्टील के नोट्स को भी साथ में रिवाइज करते चलें, तो आपका जो स्टील है इस सीरीज के द्वारा मेंस के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है जहां पर 200 से भी अधिक आज के लेक्चर मॉड्यूल है, 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन है, साथ में 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज है जिसमें 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जो जिसमें से 2 टेस्ट फ्री हैं। हर स्टूडेंट उन टेस्ट को जाके दे सकता है। आपको प्ले स्टोर पे जाके एईसी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एसएससी जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज को ढूंढना है और उसमें शुरुआत की जो 2 टेस्ट हैं वो अनलॉक हैं, हर स्टूडेंट उनको दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बार उनको चेकआउट करें ताकि आपको अपने लेवल का अंदाजा लगेगा। जो लेक्चर मॉड्यूल है प्रैक्टिस सेशन इनका पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप एंड में उनसे रिवाइज कर पाए। सो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहला सेशन है, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। जो हमारा पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो उन्हीं को हम यहां डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस बिकॉज इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील। है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जो कि यंग मॉड्यूलस जो स्टील का होता है वो होता है 200 गीगा पास्कल और वहीं पर एल्यूमिनियम का जो यंग मॉड्यूलस होता है वो लगभग होता है 80 गीगा पास्कल। मतलब कि स्टील का जो है वो लगभग एल्यूमिनियम का 2 से 3 गुना, 2 से 2.5 गुना के आसपास है। मतलब ये बोल रहा है एल्यूमिनियम का डबल है, ये गलत है। एल्यूमिनियम का जस्ट हाफ है। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज हाफ दैट ऑफ स्टील, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का जो होता है वो 20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर स्टील का थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपांशन अगर हम देखें तो वो लगभग 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है, मतलब जस्ट डबल है। तो ये बोल रहा है हाफ है, ये गलत है। इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एल्यूमिनियम में कोरेजन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं तो उसमें लेस मेंटेनेंस लगता है। साथ में द स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो इज एल्यूमिनियम इज हाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब जितना उसका स्ट्रेंथ है, जितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है और उस सेक्शन का जो रिक्वायर्ड वेट हमें लगेगा वो जो रेशियो है वो काफी हाई आता है। मतलब एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है तो उसका वजन कम होता है बट लोड कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ये चीज कम है और ये चीज ज्यादा है, इसलिए जो रेशियो बनेगा स्ट्रेंथ टू वेट का वो काफी ज्यादा बनेगा। और ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो स्टील का भी ज्यादा होता है बट आजकल को यूज कर रहे हैं इसमें से ये 2 तो गलत है। अब ऑप्शन में हम देखते हैं 1 और 2 गलत है। हमें स्टील का भी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज्यादा होता है तो 4 में कच्चा पक्का है। अगर हम देखें तो 1 और 2 गलत होगा, इसमें 1 है इसलिए ये ऑप्शन गलत, यहाँ 2 है इसलिए गलत, यहाँ 1 और 2 आ गया इसलिए ये भी गलत, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है 3 और 4 आर करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइन इज नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट एंड फटीग। अगर इंपैक्ट एंड फटीग आ रहा है तो कौन सी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है? नॉट सुटेबल, सिंपल डिजाइन, सेमी रिजिड डिजाइन या प्लास्टिक डिजाइन? तो सही आंसर है प्लास्टिक डिजाइन। प्लास्टिक डिजाइन के अंदर हम स्ट्रक्चर को जब डिजाइन करते हैं तो वो अल्टीमेट लोड पे करते हैं और साथ में जो उसमें स्ट्रेस आते हैं, जो डिजाइन स्ट्रेस होते हैं, वो डिजाइन स्ट्रेस भी कौन से होते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। इसलिए मटेरियल में सारे फाइबर, ऑल फाइबर इल्ड, जो हमारा प्लास्टिक डिजाइनिंग होती है उसमें सारे फाइबर मटेरियल के क्या हो जाते हैं? इल्ड हो जाते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी गुंजाइश नहीं है एक्स्ट्रा लोड का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेसिडुअल स्ट्रेंथ जो है, रेसिडुअल स्ट्रेंथ, बाकी बची ताकत, रिजर्व स्ट्रेंथ, वो 0 होती है प्लास्टिक डिजाइनिंग के अंदर। इसलिए वहां आप एक्स्ट्रा और लोड नहीं लगा सकते। इंपैक्ट एंड फटीग के अंदर क्या होता है? सडन स्ट्रेस आते हैं,
एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ सकते हैं। सो इसमें गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्लास्टिक डिजाइन से डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर जल्दी फेल हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। देखो कोल्ड ड्रॉन जो टेक्निक है, इस कोल्ड ड्रॉन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम यहां पर ड्यूज एक मैकेनिज्म होता है, उसकी मदद से हम वायर का जो डाया है उसको डिक्रीज करते हैं, और उससे क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, डायमीटर डिक्रीज होता है, और साथ ही में थोड़ी सी डक्टिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम हॉट ड्रॉन स्टील वायर की बात करें, कोल्ड ड्रॉन प्रोसेस है, अगर हॉट ड्रॉन की बात करें तो वहां पे डक्टिलिटी थोड़ी क्या होगी? ज्यादा होगी। कोल्ड ड्रॉन के अंदर जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े स्क्यूड हो जाते हैं, और उस कारण स्ट्रेंथ तो अच्छी मिलती है जब डायामीटर डिक्रीज होता है, पर साथ में डक्टिलिटी कम हो जाती है। अब ऑप्शंस क्या बोल रहा है? जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी विद इंक्रीज इन डायमीटर, गलत। स्ट्रेंथ बढ़ेगी विद रिडक्शन इन डायमीटर, डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज इन डायमीटर, ये भी गलत। और डिपेंड ओनली ऑन डायमीटर, ये भी गलत है। तो सही आंसर है इंक्रीजेस विद रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ द बार। जब उसमें हम कोल्ड ड्रॉन मैकेनिज्म लगाते हैं तो उसके हम ड्यूज की मदद से डायमीटर को कम करते हैं, उसमें कुछ थ्रेड्स बनते हैं या लग्स एंड कोरुगेशन बनते हैं, और उनके कारण डायमीटर कम होता है थोड़ा सा नॉर्मल स्टील की तुलना में, और उस कारण उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ती है। नेक्स्ट इज द कार्बन कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज। देखो स्ट्रक्चरल स्टील बोला है, अब स्ट्रक्चरल स्टील मेनली हम कौन सा यूज करते हैं? माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील में जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.15 से 0.25% होता है, कार्बन परसेंटेज। वहीं पर अगर हमसे बात करें पिग आयरन की, तो पिग आयरन अनप्रोसेस फॉर्म है और वहां पे कार्बन कंटेंट 3 से 4% होता है। अगर हमसे बात करें रोट आयरन की, तो रोट आयरन में कार्बन कंटेंट आपका लगभग 0.15% से भी कम होता है। और अगर हमसे पूछें कास्ट आयरन का, तो कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट है वो 2% से 2.15% से ज्यादा होता है, मोर देन 2% इन कास्ट आयरन। रोट आयरन में 0.15 से कम है, इसलिए रोट आयरन लो कार्बन स्टील है, कास्ट आयरन हाई कार्बन स्टील है। पिग आयरन 3 से 4% है बट अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, रॉ फॉर्म। और माइल्ड स्टील में होता है 0.15 से 0.25%। अब ऑप्शन में देखें तो लेस देन 0.1% गलत है, 0.25 से 0.6 ये भी गलत, 0.6 से 1 ये भी गलत। सही ऑप्शन क्या होगा? 0.10 टू 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इन कंप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ इज स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। देखिए आई सेक्शन, जब हम कोई भी सेक्शन की बात करें तो जब उनको BIS बनाता है तो कुछ कंट्रोलिंग रखता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो ये होते हैं कि जो ये मान लो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है यहां पर, और ये आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज है, तो एक नियम तो यहां पर ये होता है कि B/TF लेस देन इक्वल टू 16। साथ में एक ये होता है कि ये है ओवरऑल डेप्थ, और एक होती है यहां पे डेप्थ ऑफ वेब, और एक ये है थिकनेस ऑफ वेब। तो डेप्थ ऑफ वेब अपॉन थिकनेस ऑफ वेब 50 से कम होना चाहिए। और एक और नियम होता है कि जो इसमें ओवरहैंग है, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो ओवरहैंग अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये नियम है ओवरहैंग अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज कंप्रेशन में या टेंशन में, ये 20 से कम होना चाहिए। ये क्यों बनाया गया? तो ये जो सारे नियम हैं ये किसे कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं लैटरल बकलिंग इन कंप्रेशन फ्लेंज। कंप्रेशन फ्लेंज में अगर ओवरहैंग ज्यादा हुआ या ओवरहैंग अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज का रेशियो 20 से ज्यादा हुआ, तो वहां पे लेटरल बकलिंग इन कंप्रेशन फ्लेंज देखने को मिलेगा। इसलिए क्या क्या ऑप्शन है किसको रोकने के लिए? बेंडिंग फेलर नहीं, शियर फेलर नहीं, लोकल बकलिंग बोल सकते हैं, टेंशन फेलर नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? लोकल बकलिंग।
बकलिंग फेलर को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए। अगला, द मोमेंट रोटेशन कर्व शोन इन द गिवन फिगर इज दैट ऑफ ए रिजिड जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट, पिन जॉइंट या सेमी रिजिड जॉइंट। तो देखिए जो डायग्राम है, अगर ये ऐसा डायग्राम है मतलब जीरो मोमेंट कैपेसिटी और रोटेट होते जा रहा है, तो ये पिन जॉइंट का डायग्राम होता है। वहीं पर ये जो डायग्राम है ये रिजिड जॉइंट का होता है जिसकी हाई मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। वहीं पर फ्लेक्सिबल जॉइंट का थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होगी, और सबसे जो मीडियम रेंज की होगी वो सेमी रिजिड जॉइंट की होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, सेमी रिजिड जॉइंट। अगर डायग्राम को देखें तो फ्लेक्सिबल का थोड़ा कम होगा, पिन जॉइंट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा मोमेंट रेजिस्टेंस, रिजिड जॉइंट का बहुत हाई मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होगी, और सेमी रिजिड की मीडियम होगी। मीडियम कर्व दे रखा है इसलिए सही आंसर सेमी रिजिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स है स्ट्रेस एंड कर्व के, और यहां पे स्ट्रेस एंड कर्व के पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा किससे मैच होगा। तो देखिए 4 वाले तक ग्राफ स्ट्रेट है, मतलब 4 प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर इसके बाद 3 या तो इलास्टिक पॉइंट या इल्ड पॉइंट, तो यहां पे इलास्टिक तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब 3 इल्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 जो है वो हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, तो 2 आ जाएगा डी पर, और रप्चर पॉइंट 1 यानी ब्रेकिंग पॉइंट, तो सही कोड बनेगा 3412, और 3412 ए ऑप्शन में है, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। ट्रस, ट्रस से में बेंडिंग आता है, गलत ऑप्शन है। ट्रस में एक्सियल फोर्स आता है, एक्सियल टेंशन, एक्सियल कंप्रेशन। बीम के अंदर गलत ऑप्शन है, बीम के अंदर बेंडिंग आता है ना कि ट्विस्टिंग। कॉलम के अंदर बकलिंग आता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर कॉलम का लेमडा ज्यादा हो तो उसमें बकलिंग होता है, और वहीं पर अगर कॉलम का लेमडा कम हो तो उसमें क्रशिंग फिनोमिना यानी प्योर कंप्रेशन देखने को मिलता है। वहीं पर शाफ्ट का शॉर्टनिंग, ये भी गलत है। शॉर्टनिंग कब होगी, कंप्रेशन मेंबर में, जब एक्सियल फोर्स आएगा। शाफ्ट के अंदर ट्विस्टिंग आता है, तो इसलिए जो ज्यादा करेक्टली मैच्ड है वो कौन सा होगा, सी, क्योंकि कॉलम में बकलिंग हो सकती है अगर लेमडा ज्यादा हुआ तो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू फुल्ली रिजिड डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, कौन से स्टेटमेंट्स मैच करते हैं फुल्ली रिजिड डिजाइन से। पहला ऑप्शन है एंड कनेक्शन आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोमेंट, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मे बी ट्रू, अभी कुछ क्लियर नहीं बोल सकते। फुल्ली रिजिड डिजाइन का मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो मोमेंट कैरी कर सकता है, मोमेंट रेजिस्टेंस वहां पे पॉसिबल होता है, ठीक। जैसे कनेक्शन में बहुत सारे रिवेट बोल्ट लगे हों या वेल्डेड है तो वो फुल्ली रिजिड डिजाइन है। एंगल बिटवीन द मेंबर एट द जॉइंट डज नॉट चेंज, ये एकदम सही है। रिजिड जब भी आता है, रिजिड जॉइंट का मतलब होता है एंगल चेंज नहीं होता। अगला है द स्ट्रक्चर इज अज्यूम टू बी पिन जॉइंटेड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पिन जॉइंटेड कौन होता है, ट्रस होता है, और ट्रस इज नॉट फुल्ली रिजिड डिजाइन, ट्रस इज रादर देन फ्लेक्सिबल डिजाइन। ट्रस एक फ्लेक्सिबल डिजाइन है ना कि फुल्ली रिजिड। नेक्स्ट इज a reduction in the maximum bending moment is permitted to provide a degree of direction fixity, वहां पे फिक्सिडिटी आती है पर बेंडिंग मोमेंट के अंदर डिक्रीज ऐसा कुछ भी परमिटेड नहीं है, वहां पे हाई बेंडिंग मोमेंट आता है, हाई बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस होता है फिक्सिडिटी के कारण। वहां पे हम फिक्सिडिटी जो होती है उसको, उसकी मदद से हम मोमेंट को कम नहीं करते। तो सही आंसर क्या होगा ये इसमें हमें सिलेक्ट करना है। देखिए अब ये तो कंफर्म है कि 1 एंड 2 तो करेक्ट है, 2 तो कंफर्म करेक्ट है। अब 2 किन किन ऑप्शन में है, 2 इन 3 ऑप्शन में है, ठीक है। 2 इन और 3 ऑप्शन में मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, 2 तो आंसर होगा, है ना। आपका एंगल चेंज नहीं होता रिजिड जॉइंट में। दूसरा ये भी कंफर्म है कि थर्ड आंसर नहीं होगा, थर्ड आंसर नहीं होगा मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इसलिए बी आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे करोगे तो नहीं होने वाले, टाइम बहुत खा जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ही करना है। हमको पहले वाले में ठीक लग रहा है, हाँ हो सकता है, दूसरा वाला कंफर्म सही है, तीसरा वाला कंफर्म गलत है, चौथा वाला हो भी सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जब अगर सेमी रिजिड डिजाइन है तो मोमेंट कुछ आएंगे, और अगर फिक्सिड डिजाइन है मतलब फिक्सिडिटी ज्यादा है तो थोड़े से बेंडिंग मोमेंट कम हो जाते हैं।
उससे डिजाइनिंग इकोनॉमिकल हो जाती है। सो मे बी ट्रू, क्योंकि फिक्सिडिटी आने से बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस मायने में ये सही है। बट फुल्ली रिजिड डिजाइन में हम मोमेंट कम नहीं करते, उसलिए गलत है। तो अब यहां पर 4 इस ऑप्शन में है, बट यहां पर 3 भी ऑप्शन में है, तो इसलिए 3 वाला तो गलत है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? B1 and 2। द ऑर्डर ऑफ इलोंगेशन इन विच a specimen of a mild steel undergoes before fracture, कितना इलोंगेशन परमिटेड है माइल्ड स्टील का बिफोर फ्रैक्चर? तो जो ऑर्डर ऑफ इलोंगेशन है, जिसको परसेंटेज इलोंगेशन हम बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज इलोंगेशन, इसको हम डक्टिलिटी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लगभग 10 से 20% के आसपास लाई करती, 10 से 20%। अब ऑप्शन में क्या है? 100% तो आंसर हो नहीं सकता, 1% भी गलत है, 0.1 भी गलत है, तो फिर क्या आंसर होगा? 10%। जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो 10 से 20% के बीच में होता है, तो फिर एज पर दी ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चंस आपको थोड़े से इस टाइप से ही आएंगे। आप जानते हैं प्री के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो असर्शन रीजन वाले काफी कंफ्यूजिंग आए, नया पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे एसएससी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको भी अपना कन्वेंशनल जो तरीका क्वेश्चन करने का उससे अलग हटके सोचना पड़ेगा, यानी एलिमिनेशन पे आप फोकस करें। नेक्स्ट इज द फॉर स्टील स्ट्रक्चरल proportional using plastic design, the working load, dead load plus imposed load should be multiplied by which one of the following minimum load factor? प्लास्टिक डिजाइनिंग के अंदर बच्चों जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय शेप फैक्टर। अब जैसे मान लो कि अगर हम यहां पे बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगभग 1.5 के आसपास होगी, और जो मेनली सेक्शन हम यूज करते हैं वो हम आई सेक्शन यूज करते हैं, और आई सेक्शन का शेप फैक्टर 1.12 के आसपास होता है। जरा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? ये लगभग इसकी वैल्यू आएगी 1.68, 1.68 मतलब नियर अबाउट कितना हो गया? 1.7। अब अगर ऑप्शन में देखें तो 1.3 है, गलत। 1.5 वो तो खाली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 2 तब होता है जब हम शेप फैक्टर को दूसरा लें, पर वो तब होता है जब दूसरे सेक्शंस की हम बात करें। मोस्टली हम कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? हम आई सेक्शन यूज करते हैं, तो हम उसी का शेप फैक्टर जनरली मानेंगे 1.12 1.15 के आसपास। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1.7। यानी डेड लोड को और लाइव लोड को दोनों को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1.7 टू ऑब्टेन द अल्टीमेट लोड इन केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एज आप फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज सम स्टील डू नॉट शो यील्ड प्लेटो एंड सम कंटिन्यूस एंड शो कंटिन्यूस कर्व, फॉर सच स्टील हाउ इज द यील्ड स्ट्रेन ऑब्टेन? ऐसे भी कुछ स्टील होते हैं जिनका जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें, जैसे कि HYSD बार, उनका ग्राफ इस प्रकार से होता है। अब उनमें यील्ड पॉइंट कहीं भी नहीं दिखता और ना ही एक पूरा कंटिन्यूस लगातार कर्व होता है। इनमें यील्ड पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, 0.2% हम स्ट्रेन एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और उससे एक लाइन बनाते हैं जो कि इनिशियल कर्व के पैरेलल हो। ये स्लोप और ये स्लोप दोनों सेम होता है, इनिशियल कर्व के पैरेलल। और जहां वो कट करता है उसको हम बोलते हैं उस मटेरियल का यील्ड पॉइंट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है वो उस मटेरियल का 0.2% प्रूफ स्ट्रेन कहलाता है। और ऐसे ही उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो उस मटेरियल का 0.2% प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। और ये जो पूरी टेक्निक अभी आपने समझी, इस टेक्निक को ऑफसेट मेथड कहा जाता है। मतलब ऑफसेट मेथड के अकॉर्डिंग और 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग की मदद से यील्ड पॉइंट हम पता कर रहे हैं। तो ऑप्शन है बाय ड्रॉइंग 0.2% ऑफसेट ऑफ द स्ट्रेन, बिल्कुल सही बोल रहा है। 0.5% गलत, इनिशियल टेंशन के द्वारा गलत, इनिशियल सेकेंड गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 0.2% स्ट्रेन का ऑफसेट लेते हैं वहां पर और उससे यील्ड पॉइंट पता करते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इज गिवन।
टेंसाइल लोड लग रहा है और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डायग्राम रिप्रेजेंट द एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हो सकता है मे बी करेक्ट हो, हमें अभी क्लियर नहीं है। एक स्टेटमेंट बोल रहा है डायग्राम रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रेस, ये तो रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो, डायग्राम की स्टडी करी हो, तो ये जो डायग्राम होता है माइल्ड स्टील का, इसे हम इंजीनियरिंग कर्व बोलते हैं। इंजीनियरिंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां जो स्ट्रेस होता है वो भी इंजीनियरिंग होता है और जो स्ट्रेन होता है वो भी इंजीनियरिंग होता है। उसका फॉर्मूला होता है डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, इनिशियल एरिया। वहीं पे जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो होता है लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो ट्रू स्ट्रेन होता है, एक्चुअल स्ट्रेन, वो होता है डिफॉर्मेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, क्षणिक लंबाई। और जो ट्रू कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, दिस इज द ट्रू कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। लगातार ऊपर बढ़ते जाता है और फिर मटेरियल फेल हो जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इंजीनियरिंग कर्व कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग कर्व में इंजीनियरिंग स्ट्रेस होते हैं जिनको हम एवरेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है। अगला बोल रहा है ए अपर यील्ड पॉइंट बता रहा है, सही बात है। ए क्या बताएगा? अपर यील्ड पॉइंट। और बी भी अगर यील्ड पॉइंट है तो बी लोअर यील्ड पॉइंट बताएगा। तो ए भी सही है और बी भी सही है। 3 और 4 तो 100% करेक्ट है, क्योंकि एवरेज वर्ड नहीं, इसको हम इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं और थ्योरेटिकल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये इंजीनियरिंग कर्व हो सकता है, थ्योरेटिकल कर्व हो सकता है, एवरेज वर्ड नहीं है। बट अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। 3 एंड 4 100% करेक्ट है। तो यहां पे 4 नहीं है इसलिए गलत है, ठीक है। यहां पर 3 नहीं है इसलिए गलत है। अब बचा 3 एंड 4 इन दोनों ऑप्शन में। अब देखो 2 वाला कंफर्म गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए फिर 1 वाले को भी करेक्ट मानना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग, थ्योरेटिकल और उसी का एक और नाम क्या है, एक्चुअल, यहां पर ये बोल रहे हैं। तो फिर आपका फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। Which one of the following stress is independent of the yield stress as a permissible stress for steel member? देखिए एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की परमिसिबल स्ट्रेस होती है 0.6 FY। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो होता है 0.45 FY। वहीं पर परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होता है 0.75 FY। और इसी की वैल्यू क्या होती है 186 मेगापास्कल। और जो स्ट्रेस इन स्लैब बेस है, स्लैब बेस में आने वाला स्ट्रेस है, ठीक है, वो आपका स्ट्रेस मतलब स्लैब बेस में जो लोड के कारण आएगा, ड्यू टू लोड जो स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और वो जो है वो आपका FY पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एक्सियल टेंसाइल में परमिसिबल हमारे पास है, मैक्सिमम शियर में परमिसिबल है, इसमें परमिसिबल है। जो स्लैब बेस की डिजाइनिंग में हम अलाउबल स्ट्रेस लेते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो हम परमिसिबल बियरिंग ही लेते हैं, 186 मेगापास्कल, 0.75 FY। तो एक महीने से आप सोचें तो ये भी FY पे डिपेंड करता है, बट कोई ना कोई एक आंसर तो होगा। और इनका कंफर्म है कि इनका तो हमें वैल्यू पता है, मतलब ये 3 आंसर नहीं हो सकते, तो फिर हमें डी पे ही जाना पड़ेगा। हम उस तरह से सोचते हैं कि स्ट्रेस इन स्लैब बेस बोल रहा है, मतलब स्लैब बेस में कितना स्ट्रेस आएगा ड्यू टू लोड, तो वो FY पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर परमिसिबल भी लें तो वो हम उतना ही लेते हैं जो परमिसिबल बियरिंग है। तो स्ट्रेस इन स्लैब बेस वो वाला यूज कर लिया, बट ये तो डायरेक्ट इनका तो फॉर्मूला हमें वैसे भी पता है, और ये सब तो FY पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑड वन आउट के अकॉर्डिंग डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज इन अ सिचुएशन वेयर टॉर्शन इज डोमिनेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल सेक्शन। देखो जब टॉर्शन आता है तो जो क्लोज्ड सेक्शन होते हैं, क्लोज्ड सेक्शन, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। रीजन ये कि जो भी सेक्शन क्लोज्ड होगा उनका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो भी काफी ज्यादा होगी, जो कि सिमेट्री होगी। और जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो जितना ज्यादा होगा उतना आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
तो ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा होगा, तो ये भी ज्यादा होगा, है ना। टॉर्शन के लिए ओपन सेक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं होते। ओपन सेक्शन में अगर एक एक्सिस ज्यादा है तो दूसरी एक्सिस कम होगी, तो पोलर इनर्शिया उतना ज्यादा नहीं आएगा, तो उनका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा। अब ऑप्शन में एंगल सेक्शन गलत ऑप्शन, ओपन सेक्शन है। चैनल सेक्शन भी ओपन है, गलत। आई सेक्शन भी ओपन है, तो ज्यादा करेक्ट क्या होगा, बॉक्स टाइप सेक्शन। ये ध्यान रखना है, टॉर्शन के अंदर जो क्लोज्ड सेक्शन है, बॉक्स टाइप सेक्शन है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट देते हैं। What is the allowable direct tensile stress in the steel structural member? Allowable direct tensile जो है वो है 0.6 FY, और अगर FY को 250 मान ले तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 150 मेगापास्कल। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, 0.6 FY। वहीं पर अगर ये हमसे इनडायरेक्ट टेंसाइल पूछता, बेंडिंग टेंसाइल पूछता, इनडायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेशन पूछता, तो आंसर 0.66 FY होता। FY 250 रखने पर इसकी वैल्यू 165 मेगापास्कल आती है। अगर हमसे डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछे डायरेक्ट टेंशन के अंदर, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा, यील्ड अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। FY के अपॉन में 0.6 FY, तो 1/0.6 की वैल्यू होती 3/2, मतलब 1.5। वहीं पर अगर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछे बेंडिंग टेंशन या बेंडिंग कंप्रेशन में, तो ये होगा FY के अपॉन में 0.66 FY, और इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे ये 0.6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1.67, और इसकी आएगी 1.5, क्योंकि 0.66 मतलब 2/3, और 2/3 मतलब 3/2 ऊपर जाएगा, 3/2 यानी 1.5। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन में ज्यादा होती है कि डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन, तो ज्यादा होगी बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन। ऐसा क्यों, ये भी पूछ सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना कि डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन में हर जगह स्ट्रेस सेम आता है, तो अगर एक फाइबर फेल हुआ तो सब फेल होगा। वहीं पर बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन में खाली एक्सट्रीम फाइबर फेल होता है, तो अगर खाली फेल भी कोई हुआ तो वो एक्सट्रीम होगा, अंदर अभी ताकत बाकी बची है, तो थोड़ी ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी, इसलिए यहां पे सेफ्टी 1.5 लेते हैं और यहां सेफ्टी 1.67। अभी हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। स्टील स्ट्रक्चर आइडियली सुटेबल फॉर इंपैक्ट लोड बिकॉज, देखो इंपैक्ट लोड का मतलब होता है आपका सडन लोडिंग लगना, सडन इफेक्ट आना, सडन शॉक लोडिंग, और शॉक लोडिंग के अंदर जिनका टफनेस प्रॉपर्टी जिनकी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा डोमिनेटिंग इफेक्ट देगा। मतलब टफनेस का मतलब ये रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड, तो जिनका स्टील, ये बोल रहा है स्टील सही है इंपैक्ट, क्योंकि वो आपका उसका टफनेस ज्यादा अच्छा है। और वो टफनेस क्यों है, क्योंकि जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनका टफनेस काफी ज्यादा अच्छा होता है। वहीं पे अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट ब्रिटल है, तो ब्रिटल हार्ड होते हैं, और हार्ड जो होते हैं वो ग्रेजुअल लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग, कंप्रेशन के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टफनेस वैल्यू, उनकी टफनेस वैल्यू काफी ज्यादा होती है। Which of the following steel section should preferably use at places where torsion occur? ये तो अभी हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है। टॉर्शन अगर आएगा तो क्लोज्ड सेक्शन, बॉक्स टाइप सेक्शन, तो सही आंसर होगा बॉक्स टाइप। चैनल नहीं, ओपन सेक्शन है, एंगल नहीं, एनी ऑफ दिस नहीं, बॉक्स टाइप सेक्शन आर प्रिफरेबल जब टॉर्शन आता है। A steel plate is 30 सेंटीमीटर वाइड, हमारे पास एक स्टील की प्लेट है जो कि 30 सेंटीमीटर वाइड है। ये सा लोड लग रहा है, ठीक है, और विड्थ कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। साथ में वहीं पर जो हमारी प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमें दे रखी है 10 mm, 10 mm थिकनेस, 10 mm, और ये भी थिकनेस हम क्या मान लेंगे 10 mm, और यहां पे लोड लग रहा है।
आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 18 mm, अ रिवेट मतलब एक रिवेट लगा है, एक रिवेट लगा दिया हमने, नॉमिनल डाया हमें दे रखा है 18 mm, तो रिवेट में जो होल डाया होता है वो 18 प्लस 1.5। इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि जब तक आपका इसमें 25 mm तक है या उसके बराबर तो 1.5 mm जोड़ना है, और 25 से ज्यादा है तो 2 mm जोड़ना है होल डाया के लिए। mm में हुआ 19.5, तो सेंटीमीटर में कर देंगे तो 1.95। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेट सेक्शनल एरिया बताओ। तो जो नेट एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है b माइनस एन फाइ डैश इंटू टी। बी कितना है सेंटीमीटर में 30, एन कितना है 1, फाइ डैश कितना है 1.95। सब हमने सेंटीमीटर में रख दिया क्योंकि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। और थिकनेस से 10 mm, तो थिकनेस को अगर मैं रखूंगा सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 30 में से 1.95 गया तो यह आ गया 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, ठीक है, 28.05 सी विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका थिकनेस 10 mm है तो सेंटीमीटर में 1 होगा, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 1.95 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सर्क्यूलर प्लेट 100 mm डायामीटर इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय अ मींस ऑफ 16 mm फिलेट वेल्ड। हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई प्लेट है और इस प्लेट से क्या हुआ कि हमने एक सर्क्यूलर प्लेट इस प्रकार से एक शाफ्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया, शाफ्ट मान लो, ठीक है, ऐसा एक शाफ्ट हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस शाफ्ट पे क्या लग रहा है, यहां पे टॉर्शन लग रहा है, टॉर्क। तो हमने यहां पर क्या करा कि इसको कनेक्ट करा, तो कनेक्ट कैसे करा, यहां पर हमने इसके आसपास पेरीफेरी पे फिलेट वेल्ड लगा दिया, फिलेट वेल्ड से हमने उसको कनेक्ट करा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिलेट वेल्ड का जो साइज है वो 6 mm है, ठीक है, प्लेट का डायामीटर 100 mm है, ठीक है। आगे बोल रहा है द परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन दी वेल्ड, वेल्ड में जो परमिसिबल मानना है वो 100 kg पर mm स्क्वायर है, ठीक है। देन दी ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम टॉर्क कितना लगा सकते हैं। तो देखिए इसको आप समझना, अगर हम यहां पर इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें, हमारे पास ये सा प्लेट हो गया और इसमें ये हमारे पास ऐसा सर्कल हो गया, ठीक है। अब जो वेल्ड वाला पोर्शन है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो सर्क्यूलर है और यहां पर भी ऐसा है, वेल्ड को हमने एक सर्क्यूलर पोर्शन मान लिया, ठीक। अब इसमें हमारा यहां पे टॉर्शन के कारण क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला होता है T अपॉन आई पी इंटू आर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस दिया, टॉर्क पूछ रहा है, तो शियर स्ट्रेस इंटू आई पी के अपॉन में आर विल बी मैक्सिमम टॉर्क, इतना मैक्सिमम टॉर्क हम लगा सकते हैं। अब जब हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो इसमें जो शियर स्ट्रेस है उसका तो वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 10 kg पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। सब हम केजी और mm में रखेंगे, हमें पूछा मीटर में है तो हम लास्ट में फिर एक मीटर के लिए कन्वर्जन लगा देंगे। अब इंटू आईपी, अब जो ये हमारे पास सेक्शन है इसका आईपी निकालें ट्यूबुलर सेक्शन का, तो जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, ठीक है, इसका रेडियस कुछ मान लो r और ये मान लो थिकनेस t, और यहां पे जो थिकनेस होगा वो थ्रॉट थिकनेस होगा वेल्ड का, और जो थ्रॉट थिकनेस होता है वेल्ड का उसका फॉर्मूला होता है K इंटू एस।
90 डिग्री फ्यूजन के लिए 0.7 और ये हो गया 6, मतलब ये हो गया 4.2 mm। अब इसका जब आईपी निकालते हैं तो आईपी का फॉर्मूला क्या होता है? आईपी बराबर होता है एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो वो आता है 2 पाई आर टी और एरिया आता है आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2 पाई आर क्यूब टी। अगर इसको डायमीटर के फॉर्म में करें तो डायमीटर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहां पर रेडियस को हमें क्या लिखना पड़ेगा? d बाई 2, तो हो जाएगा 2 पाई, डायमीटर के फॉर्म में रखें तो d बाई 2 का होल क्यूब इंटू टी, तो ये आ गया 2 इंटू पाई इंटू डी क्यूब, अपॉन में ये आ गया 8 और इंटू में टी। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर दिया है 100 mm, सब mm में रखना है, तो ये आ जाएगा 100 मतलब 10 की पावर 2 की होल पावर 3, थिकनेस आ गया 4.2 और अपॉन में ये आ गया 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है? सो 2 इंटू पाई के फॉर्म में बताना है, पावर 6 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 8, तो 105 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू पाई, और इसकी यूनिट बनेगी mm की पावर 4, क्योंकि आईपी है, पोलर इनर्शिया। अब यहां रख देंगे तो ये आ गया 1050 10 टू दी पावर 3 इंटू पाई, अपॉन में अब क्या रखेंगे? रेडियस। रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ, तो मतलब 50 mm, तो हमने 50 का डिवाइड कर दिया। और ये जब पूरा रखेंगे तो केजी mm में आंसर आएगा। हमें किस में करना है? मीटर में, तो हम यहां पर 10 की पावर -3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये मीटर में चला जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? पाई में चाहिए आंसर, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 105 डिवाइडेड बाय 5 21 इंटू 10, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 210 केजी मीटर। 210 और पाई भी हमने नहीं रखा है, तो 210 पाई केजी मीटर विल बी द आंसर। 210 मतलब लगभग 212 के आसपास, यानी सी आंसर। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा स्टील स्ट्रक्चर का पहला सेशन, ठीक है। और अब हम मिलेंगे और भी कई सारे अलग अलग यूनिट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स से क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और साथ में इसका जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।